नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जो अब तक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे गति के नियम। अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है गति के नियम। और लास्ट क्लास के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक चल रहा था घर्षण। ठीक है, तो घर्षण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और जो अपना लास्ट लेक्चर बिल्कुल लास्ट के अंदर हम लोग एक ग्राफ बना चुके थे। वो ग्राफ था घर्षण बल तथा आरोपित बल के मध्य ग्राफ। अपना ग्राफ था घर्षण बल तथा आरोपित बल के मध्य ग्राफ। ठीक है, ये टॉपिक अपना चल रहा था घर्षण बल तथा आरोपित बल के मध्य ग्राफ। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसके अंदर ग्राफ बना लेते हैं। इस तरीके का अपने ग्राफ बनाते हैं। यहाँ एक तरफ अपने आरोपित बल लेते हैं, आरोपित बल। जैसे आरोपित बल की अगर बात की जाए तो आरोपित बल को आप F से लिख सकते हो। तो F बल जो है वो क्या किया जा रहा है, आरोपित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अपने क्या कर सकते हैं, दूसरी तरफ अपने घर्षण बल ले सकते हैं। घर्षण बल S से मैं इसे लिख रहा हूँ। अपने क्या किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो वो घर्षण बल जो है वो आरोपित किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए जब आप लोग ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ जो आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा के रूप में अपने मिलता है। तो ये A, B, C और इसे अगर आप लोग नीचे की ओर मिलाओ तो D और E जो है वो पॉइंट भी अपने इसके अंदर बना सकते हैं। आपको समझने के लिए सुविधा रहे इसके लिए बना ही देता हूँ साथ के साथ। ये पॉइंट D और यहाँ आप लोग एक पॉइंट और बना सकते हो। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, E है। और इसके अंदर ये जो घर्षण लग रहा है ये लग रहा है स्थैतिक घर्षण बल। ये स्थैतिक घर्षण है। और ये कौन सी अवस्था है, ये पिंड की स्थिर अवस्था है। ये पिंड की कौन सी अवस्था है, पिंड की स्थिर अवस्था है। और दूसरी तरफ अपने जो बात कर रहे हैं ये मान लेते हैं क्या है, सीमांत घर्षण है। यहाँ क्या है, सीमांत घर्षण है। और ये जो है ये क्या है, गतिक घर्षण है। तो अपने ग्राफ के अंदर सीमांत घर्षण को बना लिया और गतिक घर्षण को भी अपने बना लिया। जो फर्स्ट अपनी अवस्था है वो स्थिर अवस्था है और दूसरी जो अवस्था है इस तरफ अपने जो बात कर रहे हैं ये कौन सी अवस्था है, ये गतिकी अवस्था है। ठीक है, तो आपको पता है कि कल जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि कोई एक पिंड है जब वो बिल्कुल विराम अवस्था में होता है, जैसे अपने ये मान करके चले कि ये हमारे पास में क्या है, कोई एक पिंड है जो काम पर रखा हुआ है, एक मेज़ पर रखा हुआ है। तो इस पर आप लोग एक तो इसका भार mg लगता है जो किस ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। और एक इस पर लगता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो ऊपर की ओर लगता है। एक अपने इसके विपरीत दिशा में लगता है। एक अपने इस पर बाह्य बल F आरोपित करते हैं और इसके दूसरी तरफ क्या लगता है, इसके दूसरी तरफ जो है वो स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, ये स्थैतिक घर्षण ही नहीं है, ये सभी प्रकार के घर्षण बल अपने लिखे गए हैं। जैसे कैपिटल F से मैं से लिख दूँ तो अपने Fs जो है वो क्या है, स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने किसी पिंड की बात करते हैं तो एक तो वो होता है विराम अवस्था में। जब वो विराम अवस्था में होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के बल जो लग रहे हैं वो उसे गतिशील अवस्था में नहीं लेकर के आते हैं। जैसे यहाँ mg लग रहा है, उसे संतुलन की अवस्था में mg लग रहा है जो इसे नीचे की ओर लगा रहा है, और r जो है वो ऊपर की ओर लग रहा है। ये दोनों बल मिलकर के इसे संतुलन की अवस्था में बनाए हुए। अब आपने क्या कर दिया, उस पर एक बाह्य बल आरोपित किया जिससे पिंड जो है वो गति नहीं कर रहा है। यानी उस पर आपने बाह्य बल तो आरोपित कर दिया परंतु अब भी कौन सी अवस्था में, संतुलन की अवस्था में है या विराम अवस्था में। अगर ऐसा इसमें है तो ये जो इसकी अवस्था होती है इसमें ये जो घर्षण कार्य कर रहा है इसको अपने कहा जाता है स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, और अपने इसे किस नाम से जानते हैं, अपने इसे स्थैतिक घर्षण के नाम से जानते हैं। यानी आप लोग क्या कर रहे हो, बाह्य बल आरोपित कर रहे हो। जैसे ये F है बाह्य बल,
आप लोग पिंड पर बाह्य बल आरोपित कर रहे हो, परंतु पिंड जो है अपना क्या नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है। पिंड जो है अब भी कौन सी अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में। आप लोग जनरल लाइफ में ऐसा देखते हो, जैसे कोई पुस्तक वगैरह मेज पर रखी हुई है तो वो गति नहीं कर रही है, विराम अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था की बात कर सकते हो आप लोग। अब आप क्या करो, उस पर थोड़ा बल आरोपित करो, और इतना बल आरोपित करना है कि वो चलना प्रारंभ ना करे, यानी कौन सी अवस्था में रहे, विराम अवस्था में रहे। उस समय तक आप बल तो उस पर लगा रहे हो, परंतु बल उतना नहीं है जो उसे क्या कर सके, गति प्रदान कर सके। अपने उस समय की बात कर रहे हैं। तो आप लोग जब भी किसी पुस्तक पर बल लगाते हो और वो विराम अवस्था में रहे, तो वहाँ जो घर्षण कार्य कर रहा होता है वो कौन सा होता है, स्थैतिक घर्षण बल होता है। अपने अगर ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ में ओ से लेकर के ए तक की जो कंडीशन है, ओ से लेकर के ए तक की कंडीशन, ये स्थैतिक घर्षण की अवस्था को बता रहा है। और इसमें अपना पिंड जो है वो कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, यानी हमारा पिंड स्थिर अवस्था में, किसी भी प्रकार की गति जो है वो हमारा पिंड नहीं कर रहा। अपने आगे बढ़े और देखें कि इसके बाद में क्या होता है, आप लोग बल का मान क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। बाहर से जो बल लगा रहे हो उस बल का मान अपने क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और बल का मान बढ़ा करके कितना कर दिया जाता है, इतना कर दिया जाता है कि पिंड जो है वो गति की अवस्था में ना आए, यानी गति की अवस्था में ना आए, परंतु जस्ट अगर उससे थोड़ा सा भी बल आप लोग ज़्यादा कर देते हो तो पिंड जो है वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, गति की अवस्था में आ जाएगा। यानी आप लोगों को क्या करना है, जो स्थैतिक घर्षण बल लगा रखा है आप लोगों ने, ये जो बाह्य बल लगा रखा है, ये इतना लगाना है कि आपको क्या प्राप्त हो, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान जो है वो प्राप्त हो, यानी वस्तु जो है वो मात्र गति की अवस्था में आई। मात्र गति की अवस्था इसलिए बोला है कि वस्तु जो गति की अवस्था में आई नहीं है, बस जस्ट आप लोग अगर उससे ज़्यादा बल लगा दोगे तो वस्तु जो है वो क्या करना प्रारंभ कर देगी, गति करना प्रारंभ कर देगी। परंतु अब भी वस्तु जो है वो कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में। ऐसा बहुत बार होता है, जैसे किसी उसी को एग्जाम्पल को लेते हैं, किसी मेज़ पर आपने पुस्तक को रखा है, आप लोग उस पर बल लगा रहे थे, परंतु पुस्तक जो है अपनी क्या नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही। आप लोग बल का मान क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, और बल का मान इतना बढ़ाते हो कि अधिकतम तक लेकर के जाते हो, परंतु वो कौन सी अवस्था में है, अब भी विराम अवस्था में है। जस्ट उससे अगर आप थोड़ा सा भी बल बढ़ा दो तो पुस्तक क्या करना प्रारंभ कर दे, गति करना प्रारंभ कर दे। तो उस समय की अपने बात कर रहे हैं, यानी वस्तु कौन सी अवस्था में है, मात्र गति की अवस्था में है, यानी वस्तु अब भी विराम अवस्था में है, परंतु अगर थोड़ा सा भी बल बढ़ाओगे तो वो क्या करना प्रारंभ कर देगी, गति करना प्रारंभ कर देगी। इसको अपने कहा जाता है सीमांत स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, ये सीमांत घर्षण बल की अवस्था होती है, और इसका मान जो होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हो ये अधिकतम मान है। इसके बाद में अगर आप लोग क्या करते हो, बल को बढ़ा देते हो, यानी यहाँ तक तो समानुपाती चल रहा था, कौन, आरोपित बल और घर्षण बल, और यहाँ पर इसकी अधिकतम अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये स्थैतिक घर्षण बल है, इसकी अधिकतम अवस्था आपको क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अब आप लोग अगर थोड़ा सा भी बल जो है वो क्या कर दो, बढ़ा दो, थोड़ा सा भी बल अगर सीमांत बल से क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वस्तु कौन सी अवस्था में आ जाती है, वस्तु अपनी गतिशील अवस्था में आ जाती है, यानी वस्तु क्या करना प्रारंभ कर देगी, आगे की ओर गति करना प्रारंभ कर देगी। ये जो आपकी अवस्था है ये गति घर्षण की अवस्था है, और वस्तु जो है कौन सी अवस्था में आ जाती है, गतिशील अवस्था में आ जाती है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हो ए से बी तक की अगर बात की जाए तो ये जो गति अपनी घर्षण की बात करें, इस घर्षण का मान आप देख सकते हो सीमांत घर्षण और स्थैतिक घर्षण है उससे क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये सीमांत घर्षण है, इससे मान क्या होता है, गति घर्षण का थोड़ा कम होता है, तभी वस्तु अपनी क्या कर सकती है, गति कर सकती है। तो यहाँ से आप लोगों ने ये देखा कि जो गति घर्षण है उसका मान क्या होता है, सीमांत घर्षण से कम होता है। तो ये आपका ग्राफ है जिसके अंदर आप लोगों ने क्या किया है, घर्षण बल और आरोपित बल के मध्य की बात की है। ठीक है, तो अब अपने आगे बात कर लेते हैं कुछ एक पॉइंट के, जैसे घर्षण के नियमों की अगर बात करें तो घर्षण के नियम कौन कौन से हैं। इसके अंदर देखिए घर्षण के नियम, घर्षण के नियम। तो सबसे पहले तो अपने उस पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यानी आप लोग क्या कर रहे हो, वस्तु पर या पिंड पर बल लगा रहे हो, और बल लगा करके आप लोग उसे मात्र गति की अवस्था में लेकर के आ रहे हो, यानी आप कौन सी अवस्था में लेकर के आ रहे हो, सीमांत घर्षण की अवस्था में लेकर के आ रहे हो। तो जब भी वस्तु सीमांत घर्षण की अवस्था में होती है तो सीमांत घर्षण बल का मान जो है वो किसके समानुपाती होता है, आर के समानुपाती होता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सीमांत घर्षण जो है उसका मान किसके समानुपाती होता है, हमेशा आर के समानुपाती होता है। यहाँ आर जो है वो क्या है, आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। दूसरा, ये जो
घर्षण बल है ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जो भी अपने पास में पिंड है या पदार्थ है उनकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। प्रकृति पर कैसे? जो दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही है उनके मध्य किस प्रकार के पृष्ठ आ रहे हैं, उनके मध्य चिकने पृष्ठ है या पॉलिश किए हुए पृष्ठ है या खुरदरे पृष्ठ है, उस पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि अगर खुरदरापन ज़्यादा होता है, अगर खुरदरापन क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो घर्षण बल का मान क्या होगा? उसमें ज़्यादा लग रहा होगा। और अगर खुरदरापन कम होगा, चिकनापन होगा, तो घर्षण बल का मान क्या होगा? कम होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रकृति पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है। तीसरा आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो घर्षण बल है इसकी अगर अपनी दिशा की बात करें तो जो दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती है उनके मध्य जो उनका संपर्क बिंदु होता है उस संपर्क बिंदु की गति की विपरीत दिशा में, यानी दो वस्तुएं उनका जो संपर्क बिंदु है, उनका जो संपर्क बिंदु है उस संपर्क बिंदु की गति की विपरीत दिशा में कौन कार्य करता है? घर्षण बल जो है वो कार्य करता है। तो ये इसके अंदर अपने घर्षण के नियम आते हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अपने बात कर लेते हैं घर्षण गुणांक की। तो घर्षण गुणांक देखिए अपने क्या होता है। घर्षण गुणांक अपना नया टॉपिक है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक, तो घर्षण गुणांक का मतलब देखिए क्या होता है। घर्षण गुणांक का मतलब है कि किन्हीं दोस्तों के मध्य लगने वाला घर्षण बल जो है, किन्हीं दोस्तों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, किन्हीं दोस्तों के मध्य लगने वाले सीमांत घर्षण बल Fs जो है वो क्या होता है? वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के क्या होता है? समानुपाती होता है। किन्हीं दोस्तों के मध्य लगने वाले सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी Fs जो है वो R के क्या होता है? समानुपाती होता है। और अगर इस समानुपाती को हटा दिया जाए तो यहाँ एक नियतांक लगता है म्यू, और इस नियतांक म्यू को क्या कहा जाता है? इस नियतांक म्यू को कहा जाता है घर्षण गुणांक। इस नियतांक म्यू को क्या कहा जाता है? इस नियतांक म्यू को कहा जाता है घर्षण गुणांक। और आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि घर्षण गुणांक म्यू जो है वो किसके बराबर है? म्यू Fs अपॉन R के बराबर है। यहाँ Fs क्या है? यहाँ Fs जो है वो सीमांत घर्षण बल है। तो घर्षण गुणांक किसके बराबर होता है? घर्षण गुणांक सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात के बराबर होता है। या आप लोग बोल सकते हो कि जो सीमांत घर्षण बल है और जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है उन दोनों का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? उन दोनों का अनुपात कहलाता है घर्षण गुणांक। और इसे किससे लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है म्यू से। घर्षण गुणांक को किससे लिखा जाता है? म्यू से लिखा जाता है। ये निर्भर किस पर करता है? एक तो ये निर्भर करता है सतहों की प्रकृति पर, एक जो सतह है उनके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसके अंदर आप लोग ये देख सकते हो कि म्यू जो है वो क्या है? एक शुद्ध गुणांक है। म्यू किस प्रकार का गुणांक है? एक शुद्ध गुणांक है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता और म्यू की कोई भी विमा नहीं होती है। म्यू का कोई भी मात्रक, कोई भी विमा जो है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में सीमांत घर्षण बल है। सीधी सीधी बात है कि ये क्या है? अपने पास में एक बल है। और जो R है, R भी अपने पास में क्या है? R भी अपने पास में अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। तो R भी हमारे पास में बल है और Fs भी हमारे पास में क्या है? बल है। बल बटा बल करेंगे तो दोनों की विमाएं आपस में क्या हो जाती है? निरस्त हो जाती है। तो इसका मतलब म्यू जो है वो क्या है? एक नियतांक है। इसका कोई भी मात्रक, कोई भी विमा जो है वो नहीं होती है। निर्भर किस पर करता है म्यू? ये भी आप लोग ध्यान रखना। एक तो ये करता है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा ये निर्भर करता है जो दो सतह है, जो दो सतह है उन दो सतहों की
प्रकृति पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी जो दोस्त है आप लोग ले रहे हो उस पर भी ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। दूसरा, माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। माध्यम की प्रकृति से मतलब अपना हो जाता है जिससे माध्यम जो है उसकी प्रकृति, माध्यम अपना सूखा गिला किस प्रकार का माध्यम है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, जो दोस्त है जिनके मध्य आपको घर्षण बल देखना है उनकी प्रकृति किस प्रकार की है उस पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि म्यू जो है वो किस पर निर्भर करता है, माध्यम और दोनों सतहों की प्रकृति पर डिपेंड करता है। आगे अपने कुछ एक बातें और कर लेते हैं कि यदि दोस्त है जिनके मध्य अपने किसकी बात कर रहे हैं, घर्षण बल की बात कर रहे हैं, उन दोस्तों के मध्य अगर आपेक्षिक गति नहीं हो रही हो, यानी उन दोनों दोस्तों के मध्य क्या नहीं हो रहा हो, आपेक्षिक गति नहीं हो, यदि उनके दोस्त तय है और उन दोनों दोस्तों के मध्य क्या नहीं हो रहा हो, आपेक्षिक गति नहीं हो रही हो, तो उस समय क्या होगा, उस समय जो अपना घर्षण गुणांक है उस घर्षण गुणांक को कहा जाता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। यानी हमारे पास में क्या है, दो सतह है और उन दोनों सतहों के मध्य क्या नहीं हो रहा है, आपेक्षिक गति नहीं हो रही है। और अगर दोनों सतहों के मध्य आपेक्षिक गति नहीं हो रही हो तो उस समय उनके मध्य उनका जो गुणांक होगा उसे अपने क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण गुणांक कहेंगे। और इसे किससे लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है म्यू एस से। म्यू एस क्या है, म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है। दूसरा, अगर दो सतह है उन दोनों सतहों के मध्य क्या हो रहा हो, आपेक्षिक गति हो रही हो, यानी दो सतह है और सतहों के मध्य क्या हो, आपेक्षिक गति हो, तो सतहों के मध्य यदि आपेक्षिक गति होगी तो उसमें उनका जो घर्षण गुणांक होगा उसको किस नाम से जाना जाएगा, उसमें उस गुणांक को जाना जाएगा गतिक घर्षण गुणांक के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा, गतिक घर्षण गुणांक के नाम से, उसे गतिक घर्षण गुणांक के नाम से जानेंगे। और किससे लिखेंगे इसे लिखेंगे म्यू के से। तो एक तो होगा कि जब दोनों सतहों के मध्य आपेक्षिक गति नहीं हो, आपेक्षिक गति नहीं होने का मतलब वस्तु जो है या दोनों सतह जो है वो कौन सी अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो। यदि दोनों वस्तुएं विराम अवस्था में हो तो उसमें उनके मध्य जो घर्षण बल लगेगा या जो घर्षण गुणांक आएगा उसे कहा जाएगा स्थैतिक घर्षण गुणांक। और यदि दोनों सतहों के मध्य आपेक्षिक गति हो तो उसमें जो अपने पास में घर्षण गुणांक आएगा उसे कहा जाएगा गतिक घर्षण गुणांक। इसे लिखा जाएगा म्यू एस से और इसे लिखा जाएगा म्यू के से। आप लोग ये अच्छे से जानते हो कि म्यू एस जो है वो हमेशा क्या होता है, म्यू के से बड़ा होता है, क्योंकि जो विराम अवस्था अपने पास में होती है तो उसमें अपनी वस्तु जो है उस पर घर्षण बल जो है वो अधिक कार्य कर रहा होता है। तो अपना म्यू एस जो है वो क्या होता है, म्यू के से बड़ा होता है। हमेशा क्या होता है, म्यू एस जो है वो म्यू के से बड़ा होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान ज़्यादा होता है किससे, गतिक घर्षण गुणांक के मान से। ठीक है, इसके अलावा अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और अपने आगे बढ़ते हैं। अपना टॉपिक है घर्षण कोण। अपना नया टॉपिक है घर्षण कोण। इसके अंदर देखिए घर्षण कोण को अपने कैसे दर्शाएंगे। घर्षण कोण, हमारा नया टॉपिक जो है वो है घर्षण कोण। घर्षण कोण देखिए, अपनी ये वो वस्तु है जो किसी मेज़ वगैरह पर रखी गई है और इस पर एक बल कार्य कर रहा है। इसका भार mg किस ओर कार्य कर रहा है, ये नीचे की ओर कार्य कर रहा है। दूसरा, इसके ऊपर जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R है। ठीक है, ये तो अपने बहुत बार बना चुके हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु का भार जो है वो हमेशा किस ओर कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करता है। भार हमेशा किस ओर कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। और जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है ये जो अपनी वस्तु है उसके तल के लंबवत बार की ओर कार्य करेगा। जैसे यहाँ ये जो वस्तु है इसके तल के लंबवत बार की ओर कौन कार्य कर रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R कार्य कर रहा है। और इसका भार mg जो है वो किस ओर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर कार्य कर रहा है। ये अपनी वस्तु है, इस पर अपने क्या किया जाता है, बाह्य बल F आरोपित किया जाता है। F क्या है, बाह्य बल है। और इस बाह्य बल के कारण
अपने पिंड पर क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। ये अपने बात कर रहे हैं सीमांत घर्षण बल की। यहाँ क्या लग रहा है, वस्तु पर सीमांत घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो जब वस्तु पर सीमांत घर्षण बल कार्य कर रहा हो उस समय सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी बल है, इनका जो परिणामी बल है, परिणामी प्रतिक्रिया बल आप लोग उसे बोल सकते हो। इन दोनों का मध्य जो परिणामी बल आएगा, उस परिणामी बल और जो आपके पास में अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है उसको कहा जाता है घर्षण कोण। डायग्राम को थोड़ा ठीक बना देता हूँ मैं। ये अपने ये जो कोण आता है ये क्या आता है, लैम्डा आता है। आप लोग डायग्राम ऐसा बना सकते हो, ये हमारे पास में क्या है, सीमांत घर्षण बल है, एफ एस से लिखा गया है, और इस ओर अपने पास में क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, और इस ओर ये जो अपना है ये क्या है, परिणामी बल है, और ये जो कोण है ये क्या बनता है, लैम्डा बनता है, लैम्डा बनता है। तो आप लोग बोल सकते हो कि जो सीमांत घर्षण बल है एफ एस और जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है उन दोनों का परिणामी बल, ये परिणामी बल है, परिणामी बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के मध्य का कोण क्या कहलाता है, इन दोनों के मध्य का कोण जो है वो कहलाता है घर्षण कोण। यहाँ लैम्डा क्या है, यहाँ लैम्डा घर्षण कोण है। लैम्डा को क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। और यदि इसका ढाल ज्ञात किया जाए, टेन थीटा ज्ञात किया जाए, यहाँ लिख देता हूँ इसका टेन थीटा, टेन थीटा की बजाय क्या आएगा, टेन लैम्डा आएगा। किसके बराबर आएगा, एक तो इस भुजा के बराबर आएगा, और ये भुजा अपनी क्या है, एफ एस है, और अपोन क्या आएगा, ये इसका लंब जो है ये आए, ये जो अपने इसका आधार जो है ये आर आएगा। तो टेन लैम्डा किसके बराबर आता है, एफ एस अपॉन आर के अनुपात के बराबर आएगा। यानी अपना टेन लैम्डा जो है वो किसके बराबर आएगा, टेन लैम्डा बराबर आएगा एफ एस अपॉन आर के। और ये आप सभी जानते हो एफ एस अपॉन आर जो है वो किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। यहाँ म्यू जो है वो क्या है, म्यू आपका यहाँ पर घर्षण गुणांक है। तो टेन लैम्डा किसके बराबर है, घर्षण गुणांक म्यू के बराबर है। आप लोग यहाँ से सीधा लिख सकते हो कि टेन लैम्डा किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। यानी लैम्डा जो है वो किसके बराबर है, लैम्डा टेन इनवर्स म्यू के बराबर है। लैम्डा किसके बराबर है, टेन इनवर्स म्यू के बराबर है। ठीक है, यानी सीमांत घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण की सप्रस्थज्या के क्या होता है, बराबर होता है। सीमांत घर्षण कोण जो है उसका मान किसके बराबर है, सीमांत घर्षण गुणांक जो है ये सीमांत घर्षण गुणांक है। इस सीमांत घर्षण गुणांक का मान ये क्या है, सीमांत घर्षण गुणांक है। इस सीमांत घर्षण गुणांक म्यू का मान जो है वो किसके बराबर है, जो घर्षण कोण है, घर्षण कोण है उस घर्षण कोण की सप्रस्थज्या, घर्षण कोण की कौन है, ये सप्रस्थज्या है। घर्षण कोण की जो सप्रस्थज्या है उसके बराबर होता है। घर्षण कोण लैम्डा, लैम्डा की अपने सप्रस्थज्या यानी टेन लेते हैं, तो टेन लैम्डा जो है वो किसके बराबर है, सीमांत घर्षण गुणांक म्यू के बराबर है। ये हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में होता है घर्षण कोण। ये सारी बातें किसके बारे में की हम लोगों ने, घर्षण कोण के बारे में की। इसके बाद में अपने एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसे अपने कहते हैं विराम कोण। देखिए विराम कोण जो है वो हमारे पास में क्या होता है। विराम कोण, विराम कोण की अपने बात करते हैं। विराम कोण के लिए अपने क्या करते हैं, विराम कोण की अपने बात कर लेते हैं। विराम कोण के लिए अपने एक क्षैतिज तल लेते हैं। ये हमारे पास में क्या है, क्षैतिज तल है। और इस क्षैतिज तल पर क्या करते हैं, एक नत तल लेते हैं।
ये क्या है, एक नत तल है। और मान लेते हैं ये नत तल जो है वो किस कोण से झुका हुआ है, थीटा कोण से झुका हुआ है। और इसके ऊपर अपने क्या करते हैं, एक पिंड को इस प्रकार से रख देते हैं। एक पिंड को अपने इस प्रकार से क्या कर दिया है, रख दिया है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहाँ कार्य करेगा, इस पिंड के तल के लंबवत बाहर की ओर कार्य करेगा। अभी मैंने बताया तो ये ऐसे होता तो तल के लंबवत बाहर की ओर ऊपर कार्य कर रहा था, अभी ये इस प्रकार से है तो तल के लंबवत बाहर की ओर इस ओर ये कार्य करेगा। और भार हमेशा किस ओर कार्य करता है, भार मैंने आपको बताया था mg जो है वो हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। इसे अपने आगे बढ़ाते हैं, इसे अपने आगे बढ़ाते हैं। ये कोण अगर थीटा हो तो ये कितना होगा, mg कोस थीटा, और इसका दूसरा घटक जो आता है वो कितना आता है, mg साइन थीटा आता है। और ये किसको संतुलित करेगा, mg साइन थीटा, ये fs जो है उसको संतुलित करेगा। तो यहाँ आप लोग दो बातें कर सकते हो कि mg कोस थीटा इसके अभिलंब प्रतिक्रिया बल r के बराबर आ रहा है, और mg साइन थीटा जो है वो सीमांत घर्षण बल fs के बराबर आ रहा है। यहाँ आप लोग ये देखोगे सबसे पहले कि विराम कोण जो है वो विराम कोण होता क्या है। देखिए हमारे पास में एक क्षैतिज है, ये क्या है, हमारे पास में एक क्षैतिज है, और ये एक दूसरा तल है, यही क्षैतिज है और यही क्या है, एक तल है। और इसके ऊपर अपने क्या कर दिया, एक पिंड को रख दिया। दोनों कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में। परंतु अब अपने क्या कर रहे हैं, इस क्षैतिज तल के ऊपर जो हमारा तल था उसे अपने ऊपर उठाते जा रहे हैं। जैसे अपने यहाँ तक उठा दिया, ये कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में। फिर अपने इसे थोड़ा और ऊपर उठा दिया, ये अब भी कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में। अपने थोड़ा इसे ऊपर और उठाया, ये उठाया, तो ये क्या हो गया, चलना प्रारंभ कर देता है। ये क्या कर देता है, नीचे की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। तो अपने क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे जो कोण है उसे अपने क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। यानी जो अपना तल है उसे जैसे जैसे आप लोग बढ़ाते जा रहे हो, पिंड जो है वो धीरे धीरे क्या करना प्रारंभ कर देगा, गति करना प्रारंभ कर देगा। परंतु जब सीमांत स्थैतिक घर्षण की अवस्था आएगी, यानी हमारा पिंड जो है वो मात्र गति की अवस्था में आएगा, तो जब हमारा पिंड मात्र गति की अवस्था में आता है उस समय जो क्षैतिज के साथ नत तल के द्वारा कोण बनाया जाता है, उस कोण को नाम दिया जाता है विराम कोण। ठीक है, आई बात समझ में। एक क्षैतिज तल है, उसके ऊपर दूसरा तल है जिसे अपने नत तल के नाम से जानते हैं। वो नत तल जो है इस क्षैतिज के ऊपर रखा हुआ है, धीरे धीरे अपने उस नत तल को उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं। तो एक अवस्था आती है कि नत तल के ऊपर रखी हुई वस्तु जो है वो मात्र गति की अवस्था में आ जाए, यानी उससे अगर आप लोग थोड़ा सा भी झुकाव बढ़ा दोगे तो पिंड जो है वो क्या करना प्रारंभ कर देगा, गति करना प्रारंभ कर देगा। उस समय जो कोण बनता है उस कोण को नाम दिया जाता है विराम कोण, या किस नाम से जाना जाता है, उसे विराम कोण के नाम से जाना जाता है। जब हमारा पिंड कौन सी अवस्था में होता है, मात्र गति की अवस्था में होता है। इसमें अपने बात कर सकते हैं कि जैसे यहाँ विराम कोण अगर अपने थीटा मान करके चले तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा mg साइन थीटा है वो किसके बराबर है, fs के बराबर है। और जो mg कोस थीटा है वो किसके बराबर है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल r के बराबर है। दोनों का एक दूसरे में भाग दे देते हैं, ये बनता है mg साइन थीटा बटे mg कोस थीटा, mg से mg कैंसिल, fs बटा r, यानी टेन थीटा बराबर fs अपॉन r किसके बराबर होता है, ये म्यू के बराबर होता है। तो आप लोग लिख सकते हो टेन थीटा और म्यू क्या है, एक दूसरे के बराबर है। थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने देखा था कि घर्षण कोण टेन लेमडा भी किसके बराबर आ रहा था। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि टेन लेमडा किसके बराबर आ रहा था, म्यू के बराबर आ रहा था। दोनों को अगर अपने बराबर रख दिया जाए तो ये किसके बराबर आएगा, टेन लेमडा के बराबर आएगा। यानी इसमें जो अपनी सीमांत घर्षण की अवस्था होती है उसमें आप लोग बात कर सकते हो कि सीमांत घर्षण की अवस्था में अपना विराम कोण और जो घर्षण कोण है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ अपना विराम कोण कौन है, थीटा है। थीटा क्या है, विराम कोण है, और लेमडा जो है वो क्या है, घर्षण कोण है, घर्षण कोण है। तो हमारा विराम कोण और सीमांत घर्षण कोण जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। कंप्लीट अगर अपनी बात की जाए फिर से आप लोग देख सकते हो अपना एक क्षैतिज तल है और उसके ऊपर थीटा कोण बनाते हुए क्या है, कोई एक नत तल है। नत तल मतलब जो झुका हुआ हो किसी के साथ में उसे नत तल कहते हैं। तो हमारे पास में एक तल है, उस तल को आप ऊपर की ओर लेकर के जाओगे तो वो नत तल बन जाएगा। उसे आप लोग कितना ऊपर उठाओ कि वस्तु जो है
वो मात्र गति की अवस्था में आए। जैसे आप लोग अगर समतल को उठा दोगे तो उसके ऊपर रखी हुई वस्तु जो है वो नीचे की ओर गति करना प्रारंभ करेगी। तो एक तो उसकी विराम अवस्था होगी और एक उसकी क्या होगी, गति की अवस्था होगी। उन दोनों के बीच में एक अवस्था आती है, तब हमारी वस्तु जो है वो कौन सी अवस्था में होती है, मात्र गति की अवस्था में होती है। यानी जब हमारी वस्तु जो है वो मात्र गति की अवस्था में होती है, उस समय जो कोण बनता है उस कोण को अपने विराम कोण के नाम से जानते हैं। और विराम कोण और घर्षण कोण जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। बचाओ अकल पढ़ेंगे अपने।